अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातिलाना हमले को 4 दिन हो चुके हैं। इस अफसोसनाक वाक़े में एक शहरी जाबाहक और कई अफराद जख्मी हुए, लेकिन इतने बड़े वाक़े की FIR आज अब से कुछ देर पहले दर्ज हुई है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सख्त हुक्म के बाद दर्ज हुई है। पंजाब में यह वाक़या हुआ और वहाँ तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत है, फिर भी 4 दिन तक FIR दर्ज नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ मुतालबा करती रही। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को खत लिखकर मुतालबा किया, मगर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की हुकूमत FIR दर्ज नहीं कर रही थी। और अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक पुलिस ने FIR दर्ज करके सील कर दी है। न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज के मुताबिक इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा थाना सिटी वजीराबाद में दर्ज किया गया और उसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में मौके से गिरफ्तार मुलजिम नवेद को बाकायदा नामजद किया गया है और FIR को कल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के बाद FIR को आम किया जाएगा। FIR के हवाले से आज एक अहम पेशरफ सामने आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत के लिए बैठा तो सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने तौहीन अदालत के मुकदमे में इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि जुमेरात को बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि FIR के इंदराज से मुतालिक ज़्यादा नहीं जानता। FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई थी, शायद अब तक दर्ज नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FIR ना होने का मतलब है कि अब तक पुलिस की तहकीकात ही शुरू नहीं हुई। पुलिस ने तहकीकात नहीं की तो मुमकिन है कि जाए वक़ुआ से शवाहिद मिटा दिए गए हों। इस तरह केस के सबूत मुतनाज़े और बाद में अदालत में नाकाबिल कबूल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अदालत में पंजाब पुलिस की जानिब से कौन आया है, तो उस पर IG पंजाब फैसल शाहकार अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपकी बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबियों का सुना है, आप FIR दर्ज करके हमें आगाह करें। IG पंजाब ने अदालत को बताया कि हुकूमत पंजाब ने FIR दर्ज करने से मना किया है। FIR के इंदराज पर वज़ीर आला पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुकदमा दर्ज करने में कुछ सियासी पहलू हैं, लेकिन पुलिस के पास इख्तियारात भी हैं। इस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आप अपने इख्तियार के तहत कानूनी कार्रवाई करें। अगर FIR दर्ज करने का मामला मजीद इल्तवा का शिकार हुआ तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में खामी के तौर पर इसको देखेंगे। वज़ीर आला के तहफ़्फ़ुज़ात पुलिस को मुकदमा दर्ज करने से नहीं रोक सकते। आप काम जारी रखें। अगर किसी ने मुदाखलत की तो फिर हम मुदाखलत करेंगे। अदालत यकीन दिलाती है कि कोई आपके कानून के मुताबिक किए गए इक़दामात में मुदाखलत नहीं करेगा। हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तहकीकात से सच सामने आएगा। आजकल सच की तलाश में बड़ी मुश्किल हो गई है। सच झूठ की कई तहों के नीचे छुपा होता है। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से मुकालमा करते हुए कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत पुलिस खुद FIR दर्ज कर सकती है। 90 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है और अभी तक FIR ही दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल अस खुद नोटिस नहीं ले रहे। 24 घंटे में FIR दर्ज ना हुई तो सू मोटो नोटिस ले लेंगे। ये हुक्म आज दिन 12 बजे के करीब दिया गया। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने इमरान खान से 2 मुलाकातें की। ट्विटर पर चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही से इस बारे में सवाल हुआ कि पंजाब हुकूमत को FIR दर्ज करने से किसने रोका है, तो उन्होंने जवाब में लिखा कि नामालूम अफराद पर करने से रोका है। IG पंजाब के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान का हवाला देते हुए मोनिस इलाही ने ट्विटर पर लिखा कि पुलिस को पुलिस की मुद्दत में पुलिस की मर्जी की FIR करने से रोका है और फिर बिलाखिर अब से कुछ देर पहले FIR दर्ज हो गई है। इससे पहले हफ्ते के दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से दरख्वास्त की कि वो एक फुल कोर्ट पर मबनी कमीशन बनाएं जो इमरान खान के इल्ज़ामात की तहकीकात करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुल्तमिस हूँ कि वो फुल कोर्ट का कमीशन बनाएं। फुल कोर्ट का जो फुल कोर्ट है उसके ऊपर मबनी कमीशन, वही उसी के ऊपर पूरी कौम का इत्मीनान होगा। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई और इदारा, कोई कमेटी, JIT, कोई कमीशन इन हालात में इस फितने और साजिश का कौम को शाफी और काफ़ी जवाब नहीं दे सकती। इस पर इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन की बात की है, मैं इसको वेलकम करता हूं, लेकिन मैंने जो 3 लोगों के नाम लिए हैं उनके नीचे सारी तहकीकाती इदारे हैं, तो उनके इस्तीफे तक कैसे गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सकती है। ये अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बना, लेकिन मेरा पहला पॉइंट ये है कि जुडिशल कमीशन क्या करेगी जब जो 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इन 3 के नीचे सारी वो एजेंसीज एजेंडे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये कहा था कि ये 3 रिजाइन करें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही हो सके।
इस सारी सियासी गहमा गहमी के दौरान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च फिलहाल रुका हुआ है और इस हवाले से भी तहरीक इंसाफ की क़यादत के आज मुतज़ाद बयानात सामने आते रहे। पहले कल खुद इमरान खान ने ऐलान किया था कि लॉन्ग मार्च कल यानी मंगल को वज़ीराबाद में उसी जगह से शुरू होगा जहां फायरिंग हुई थी, लेकिन फिर आज फवाद चौधरी ने ट्विटर पर बताया कि लॉन्ग मार्च मंगल से नहीं बुध से शुरू होगा और फिर शाह महमूद कुरैशी ने आज बताया कि लॉन्ग मार्च बुध से नहीं जुमेरात से शुरू होगा। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर मुजाहरे किए। फैज़ाबाद और मरी रोड को दोनों अतराफ के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया और शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने ट्वीट किया कि इंशाअल्लाह जुमेरात को वज़ीराबाद में शाह महमूद कुरैशी और दूसरे साथियों के हमरा लॉन्ग मार्च के दोबारा सफर के आगाज में शिरकत करूंगा और उसके बाद GT रोड पर लॉन्ग मार्च शाह साहब लीड करेंगे और मैं फैसलाबाद डिवीजन से मार्च लीड करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा से भी 3 अतराफ से मार्च होगा। हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर कोई तैयार नहीं हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को भी खत लिखा है, जिसमें DGISI और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर भी सवालात उठाए हैं। साइफर के हवाले से सवालात उठाए हैं, जो 3 शख्सियात हैं उनके हवाले से सवालात उठाए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया था चीफ जस्टिस से कि वो एक फुल कोर्ट के जरिए इस मामले की तहकीकात करा लें। उसको वेलकम किया इमरान खान साहब ने, मगर फिर अपना मुतालबा दोहराया कि जब तक ये 3 अफराद रहेंगे अपने ओहदों पर तो ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकती, इसलिए इनका इस्तीफा लाजमी है, ये इस्तीफा दें। देखें, ये तो एक पॉलिटिकल उनका माइलेज के लिए है, जो माइलेज उनको मिल नहीं रही वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। आपने जो मुझे अभी उनके जो लेटर है उसके जो मंदरजात हैं उसके मुतल्लिक मुझे आपने बताया। देखें, मैं इसको थोड़ी सा पीछे लेके जाऊंगा। अक्टूबर पिछले साल, यानी 1 साल कबल मैं की बात कर रहा हूँ, जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो ISI के चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो हुई है, DGISI के ऊपर है, एम आई राइट? उसी पे सारी कंट्रोवर्सी जो है स्टार्ट। ये चाहते थे कि जो बंदा जो भी चाहते थे, मैं आई हैव एब्सोल्युटली नो नेम्स, कि DGISI जो भी अपॉइंट हो वो इनको पॉलिटिकली सूट करे। ये किसी भी हुकूमत को जो है ये चीज़ जो है करनी नहीं चाहिए, ना माजी में हुई है। DGISI की अपॉइंटमेंट होती है, रूटीन की होती है, फौज जो है उसमें उसका मेन रोल होता है, उसका मेन किरदार होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी एडवाइस पे जो है DGISI जो है, तो ISI जो है वो इंटरनल के अलावा इट इज़ उसका जो इंटरनेशनल रोल है शाहज़ेब, वो बहुत बड़ा है। ख्वाजा साहब, ये बात तो, इस बात का तो एतराफ़ खुद इमरान खान साहब ने कर लिया कि आप लोग जो कर रहे थे उसका उन्हें इल्म था, इसलिए वो दिसंबर तक चाहते थे कि जनरल फैज़ को DGISI रखें। मगर अब उनका एतराज़ ये है कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, ना ISPR की होनी चाहिए। हालांकि इमरान खान साहब के ज़माने में तो DGISPR कहते थे मीडिया से कि 6 महीने आप सिर्फ मस्बत बातें किया करें, फिर देखें कि मुल्क कहाँ जाता है। खान साहब के दौर में इंटरवेंशन थी, मगर अगर अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये काम नहीं होने चाहिए, एबडक्शंस नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, ना ISPR की ना ISI की, तो ये दुरुस्त बात कर रहे हैं, एक मस्बत कदम है आपके ख्याल में आगे बढ़ने के लिए, या आपको अभी भी उनकी इंटेंशंस काबिल कबूल नहीं है आपके लिए? देखें, मेरे ख्याल में ये मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि ये अदारे क्योंकि उनके लिए कवाली नहीं कर रहे, या उनके लिए जो माजी में जो होता रहा है, जो आपने अभी कहा है, तो ये इसलिए वो जो है उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो अब अपने एक प्रोफेशनल रोल में कंटेन हो गए हैं, प्रोफेशनल रोल में चले गए हैं। आप देखें, पूरी 4 साल की हिस्ट्री है कि किस तरह ISPR ने जो है वो सपोर्ट किया है इमरान खान की हुकूमत को, किस तरह मीडिया को जो है वो काउंटर किया है, जो मीडिया खिलाफ था हुकूमत के उसको किस तरह काउंटर किया है। उसके बाद ISI आप देख लें, मैं तो कहता हूँ कि वजह तनाज़ा जो बनी है वो ISI की अपॉइंटमेंट बनी है। उसके बाद जो है चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती गई, इमरान खान साहब के इंटरेस्ट के खिलाफ जाती रहीं और न्यूट्रल हो गए, जो है हमारी अफवाज जो हैं वो न्यूट्रल हो गई। उस सियासत से जो है किनारा कशी का उन्होंने ऐलान कर दिया, उसके ऊपर भी जो इन्होंने जो है एतराज़ किया। तो ये जो ख़त लिखा है, ये जो प्रेसिडेंट साहब का, ये अलवी साहब में और इमरान खान में लव लेटर का जो एक्सचेंज है, अदरवाइज इट हैज़ नो मीनिंग। इट हैज़ नो मीनिंग क्योंकि उनका अपना किरदार जो है माजी में वो एग्जैक्टली इस ख़त के ऑपोजिट रहा हुआ है। वो आज भी चाहते हैं कि वही किरदार जो है अदारे करें, वही ISPR करे, वही ISI की करे, जो पिछले 4-5 साल में किरदार वो इनके लिए अदा करते रहे। तो अगर आज
मैं समझता हूँ कि वी शुड टेक कंफर्ट इन दिस। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें इसको जो है इसकी तारीफ करनी चाहिए कि ये अदारे जो है 75 साल में पहली दफा पब्लिकली कह रहे हैं कि हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हमारा कोई सियासी रोल नहीं है, हम आइन और कानून की पाबंदी करेंगे। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए सारे सियासतदानों को समेत जो है इमरान खान के अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसको फिर वही सिचुएशन जो है उसको जो है ड्रामा। ख्वाजा साहब, इस सब में एक ISPR ने भी का जो प्रेस रिलीज आया था 4 नवंबर को, उसमें उन्होंने हुकूमत से कहा कि कानूनी चाराजोई होनी चाहिए, जिस किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि इस सारे मामले को और लीगल एक्शन करे। क्या हुकूमत लीगल एक्शन करेगी? बिल्कुल लीगल एक्शन करेगी। आप इन अदारों को जो है अपनी विम्स का शिकार नहीं बना सकते, या अपने मफादात का जो सियासी मफादात हैं इमरान खान के, जो एक नैरो उनके मफादात हैं, उनकी जो पेनल्टी है अगर वो नहीं पूरे हो रहे तो वो ये अदारे जो है पेनल्टी नहीं अदा करेंगे, उसकी कीमत वो नहीं अदा करेंगे। वील टेक केयर ऑफ इट, इंशाल्लाह ताला वील टेक केयर ऑफ इट। और हमें हमारा बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट कि एक शख्स जो है इक़्तिदार छिन जाने के बाद जो है उसका ज़हनी तवाज़ुन इस किस्म का हो गया है कि हर शख्स को गाली देता है। तो ख्वाजा साहब, इस सब में ज़ाहिर है अपने वोटर सपोर्टर को अपील कर रहे हैं इन सारी बातों से, और अब उन्होंने कह दिया जुमेरात से फिर ये मार्च शुरू होगा और वो ऑनलाइन खिताब करेंगे, और उसके बाद फाइनली जो पिंडी में जब पहुंचेगा मामला तो वो खुद भी मौजूद होंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले निकलेंगे, GT रोड से भी काफिले निकलेंगे, इसके अलावा दूसरे शहरों से भी निकलेंगे, और जब तक मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद होंगे तो वफाकी हुकूमत तो महसूर होगी। ये आप फंक्शन करेंगे कैसे इस सारे के सारे मामले में? और ये तकरीबन उसी वक्त पहुंच रहे होंगे 19-20 तारीख को, जब आर्मी चीफ की शायद तैनाती का अमल अब आप लोग शुरू कर रहे होंगे। आप देखें कि वजीराबाद पहुंचने तक जो है कितने लोग थे इनके साथ, कितने लोगों ने जो है इनका साथ दिया है, और ये तो इन्होंने शुक्र अदा किया हुआ कि ये हादसा हो गया है और हमें ये कॉल ऑफ करना पड़ा है, और हमारा जो एक्सपोजर होना था आगे गुजरात में, उसके बाद खारियां में, लाला मूसा में, और आगे जाके एक्सपोज हो जाना था इन्होंने। अब भी अगर ये कर रहे हैं, जहां जहां कर रहे हैं, देखें आजकल जो है 25, 30, 40 आदमी चाहिए किसी सड़क को बंद करने के लिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज हैं वो आपके साथ हैं। देखें पंजाब पुलिस जो है, ये सारे जो राइटिंग हो रही है इस वक्त पंजाब के अंदर, यानी इस्लामाबाद में तो नहीं हो रही, ये सारी जो इस वक्त गड़बड़ जो है, ये सारा सो कॉल्ड प्रोटेस्ट जो है वो वहां पे हो रहा है ना पंजाब में, और पंजाब की पुलिस एआनत कर रही है उसमें। आप देखें जो कवायफ हैं, जो फैक्ट्स हैं FIR के, वो अभी तक वही कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा। आपने बताया कि वहां पे जो क्राइम सीन जो है उसको सील किया गया, वहां पे इन्होंने कोई मेडिकल जो है वो करवाया, अपना जो मुलायजा कराते हैं, ये जो मुआयना करवाते हैं, वो जो इमीडिएटली होता है वो कहीं पे कराया गया जो है, ये फौरी तौर पे जो है वहां पे एक लाश भी छोड़ा है, 4-5 जख्मी भी जो है वहां पे छोड़ा है, और 3 घंटे के फासले के ऊपर अपने अस्पताल में आके, अपने अस्पताल में जो मर्जी मैनिपुलेट कर लें। मैंने जो आपको बात कही है कि ये मुलायजा वहां पे होना चाहिए था, क्राइम सीन पे होना चाहिए था, वहां पे 3, 4, 5 जख्मी लोग और एक लाश छोड़ के वहां पे चलाएं। ये बंदा कितना कैलेस है, कितनी संगली है कि वो बंदा जो है उसके बच्चा जो है साथ बैठा हुआ है उसकी लाश के, और कोई पूछने वाला नहीं है। जितने भी लोग शहीद हुए हैं इसके अंदर जो है, या हादसे हुए हैं जो इस लॉन्ग मार्च में 6 दिन के अंदर, वो सारे के सारे कंटेनर की वजह से हुए हैं। कोई कंटेनर से गिर पड़ा है, कोई कंटेनर के नीचे आ गया है, कोई चढ़ते हुए गिर पड़ा है। तो ये द मैन हैज नो हार्टलेस आदमी है ये। मगर खान साहब, ज़ाहिर एक बतौर लीडर जब वो खुद भी जख्मी हुए हैं तो उन्हें तो वहाँ से निकलना ही चाहिए था, या फिर वहाँ पर रुकना चाहिए था। उनको इलाज ही की ज़रूरत थी, उन्हें इसी तरीके से लेके जाना चाहिए था इलाज के लिए, बजाय इसके कि वो वहाँ पर रुकते। और खुदा न खास्ता कोई जब एक हमला होता है तो ये भी डर रहता है कि कोई दूसरा हमला ना हो जाए। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो है जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है FIR की, कानूनी कार्रवाई की, वो भी इन्होंने पूरी नहीं की। क्यों नहीं की इन्होंने पूरी? जो है वहां पे मुलायजा करा लेते, एक बड़ा इब्तदाई सी चीज होती है, 10 नहीं 15 मिनट लग जाते वहां पे अगर क्राइम सीन सील कर दिया जाता, वहां पे जो है लोग जो है पुलिस, पंजाब पुलिस टेक ओवर कर लेती, जो करना चाहिए था उनको, वो किसी ने नहीं किया। आप बताएं कि ये सारी सियासत हो रही है हर चीज के ऊपर।
तो ख्वाजा साहब, इस सब में जो आप कह रहे हैं कि इनको क्राउड कम था, जाहिर जिस दिन हमला हुआ उस दिन क्राउड कम नजर आ रहा था, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए उसमें भी क्राउड कम नजर आया है, ये जो सड़क बंद हो रही है, मगर खान साहब ने जो इतलात आई हैं अपनी लीडरशिप जो है पार्टी की, उससे नाराजगी का इजहार किया है और भरपूर मोबिलाइजेशन का कहा है। तो जो खान साहब का अपीयरेंस होगा पिंडी में, उसमें आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा क्राउड होगा और वो हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है? देखिए, पिछली दफा खान साहब ने जो किया था वो जो है उसमें शाहजेगर आपने यहाँ पे जो हमला उन्होंने किया था, कहा था कि मैं 10 लाख आदमी लेके आ रहा हूँ। 12-13 हज़ार लोग थे और सुबह 6 बजे के करीब जो है वो सेंटोरस के पास जो है वहां से चले गए थे। ये तो ब्लू एरिया भी नहीं एंटर हुए थे। चे जाए के आप ये कहेंगे जी मैं डी चौक में पहुंच गया था। तो मेरा अपना ख्याल है कि इट विल बी अनफॉर्चुनेट कि उस क्लैश हो, लेकिन वील कंटेन इट। देयर इज एब्सोल्युटली ये नहीं होगा कि ये। और दूसरी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि 98% जो है इस इन्वेजन ने सफर करना है केपी की हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में और पंजाब की हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में। वो सफर जो है उसके अंदर कोई मिसहैप होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन हुकूमतों की होती है। अगर ये यहाँ पे असला ला के, जिस तरह इनके जो हवारी हैं उनकी ऑडियो भी लीक हुई हैं, वो असला ला के यहाँ पे आर्म्ड इन्वेजन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आर्म्ड इन्वेजन को फिर आम तरीके से डिफेंड किया जाएगा ना। इस तरह तो नहीं होगा कि ये असले लाएं और डंडे लाएं और चीजें लेके आएं और वफाकी हुकूमत जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखकर DGISI और DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की है। आज इमरान खान सदर से मुतालबा भी कर रहे हैं कि ISPR का जो पैरामीटर है उसे वाज़ेह किया जाना चाहिए और उसे दिफा और फौजी मामलात तक महदूद होना चाहिए। इस मुतालबे में कोई हर्ज नहीं है और फौज के गैर सियासी किरदार के लिए ज़रूरी है कि उसका पब्लिक रिलेशन से मुतालिक झेली इदारा भी अपनी डोमेन तक ही महदूद हो। मगर इमरान खान का ये मुतालबा उनके माजी करीब के कंडक्ट से बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि उनकी हुकूमत में मीडिया को भी फौज के इदारों के जरिए मैनेज किया गया और इत्तेहादियों को भी। जब इमरान खान की हुकूमत में मीडिया ने मुसलसल सवालात उठाना शुरू किए और तनकीद शुरू की, तो खुद उस वक्त के DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से मुतालिक बयान दिया कि मीडिया को चाहिए कि वो मस्बत रिपोर्टिंग करे। सिर्फ 6 माह पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दिखाने से पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। ये DGISPR ने कहा। ये बयान ना ही दिफा से मुतालिक था और ना ही फौजी मामला से मुतालिक था, मगर इसके बावजूद इमरान खान को इस बयान पर कोई एतराज़ नहीं था। इमरान खान की हुकूमत में मीडिया चैनल्स बंद हुए, सहाफ़ियों को ऑफ एयर कराया गया और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि वो हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद कर रहे थे। मगर ये किसने किया और किसके कहने पर किया, ये सब जानते हैं। मगर आज इमरान खान की राय बदल गई है। इसके अलावा 2017 में जब नून लीग की हुकूमत थी, तो अक्टूबर 2017 में उस वक्त के DGISPR ने मईशत से मुतालिक तबसरा करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की मईशत अगर बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है। मगर इमरान खान मुतमईन रहे, तहरीक इंसाफ को बयान अच्छा लगा। लेकिन आज इमरान खान सदर से मुतालबा कर रहे हैं कि ISPR का किरदार सिर्फ दिफा की हद तक महदूद होना चाहिए। 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कायम की, जिसका काम अहम और तवील मुद्दती तरक्याती मनसूबों की मंजूरी देना था। इस काउंसिल के सरबराह खुद इमरान खान थे, मगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी इसका रुकन बनाया गया और ये फैसला खुद इमरान खान ने किया। और आज इमरान खान फौज के सियासी किरदार से मुतालिक नाला नजर आते हैं, मगर साथ ही फौज से न्यूट्रल ना रहने और सियासत में मुदाखलत करके इलेक्शन कराने का मुतालबा भी कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, फैटफ के मामला देखने के लिए GHQ में बाकायदा एक सेल बनाया गया। अहम फैसले DGMO के जरिए होते रहे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के साथ मुआहदे हुए तो वो DGISI के जरिए हुए, मगर इमरान खान मुतमईन नजर आए। सिर्फ यही नहीं, मईशत की बेहतरी से मुतालिक जब आर्मी चीफ बाकायदा खुद ताजिरों से मुलाकातें करते रहे, तो इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इमरान खान सहाफ़ियों के सवाल उठाने पर खुद बताते थे कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मुल्क की तरक्की में फौज किरदार अदा कर रही है। इमरान खान जब हुकूमत में थे तो ना सिर्फ ISPR सियासी और गैर सियासी बयानात जारी करता था, बल्कि इमरान खान मुल्क के अहम सिक्योरिटी इदारों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि पार्लियामेंट में बजट इजलास में इत्तेहादियों को बुलाने के लिए उन्हें एजेंसी से कहना पड़ता था। इमरान खान ने यह भी एतराफ़ किया कि वो DGISI को सर्दियों तक अपने ओहदे पर इसलिए बरकरार रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का पता चल गया था। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं।
जिस अगर मगर की सूरत हाल के साथ पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है, इसकी दुआ तो सब कर रहे थे, मगर उम्मीद बहुत कम थी। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सिडनी में न्यूजीलैंड से पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेलना है। दुआएं की जा रही थी कि कहीं साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश हो जाए, मगर साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार गया। पाकिस्तान शुरू के 2 मैचेस बिल्कुल आखिरी ओवर में जाकर हारा, लास्ट बॉल तक मुकाबला हुआ और उसके बाद उम्मीद नहीं थी कि इंडिया और जिम्बाब्वे से हारने के बाद कोई पाकिस्तान का चांस है, मगर चांस बन गया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और जाहिर है बार बार मवाजना किया जाता है 92 से कि 92 में भी यही हुआ था, इस तरीके की सूरत हाल थी। सेमीफाइनल भी न्यूजीलैंड से हुआ था और पाकिस्तान इस दफ़ा भी जीत सकता है। हमारे साथ 92 की टीम के 2 अहम खिलाड़ी मौजूद हैं, आकिब जावेद साहब और मोइन खान साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोइन खान साहब सिडनी में है, आकिब भाई आप भी दायरे दोनों सिडनी ग्राउंड को अच्छी तरह जानते हैं। मोइन भाई कितना बड़ा चांस है पाकिस्तान का मैच जीतने का, और आपको लग रहा है सही तरीके से पिकअप कर लिया टीम ने? देखिए, पिकअप तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से किया, बट हाँ पाकिस्तान जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में खेला है, वो जो पाकिस्तान का लेवल है, जो स्किल लेवल है, उस पर 100% नहीं खेला शायद, बट फॉर्चुनेटली जिस तरह के सर्कमस्टांसेस थे, पाकिस्तान गॉड फॉरबिड मेरा ख्याल है कि पहुंचा है यहाँ पे। इस अपॉर्चुनिटी को अब नहीं छोड़ना चाहिए पाकिस्तान को, बिकॉज अब पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी कंडीशंस में ये सेमीफाइनल इनको मिला है। आइडियल कंडीशंस होंगी सिडनी की पिच के ऊपर, हमारे फास्ट बॉलर को भी सूट करती है, स्पिनर को भी सूट करती है, और हमारी जो बैटिंग अभी तक इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल करती हुई नजर आई है उसको भी सूट करती है। पिछला मैच भी हमने साउथ अफ्रीका से इसी ग्राउंड के ऊपर जीता है। तो जो चीज़ें बन रही हैं इन्वायरमेंट में, सर्कमस्टांसेस, उस पर हर चीज़ फेवरेबल ऐसी नज़र आ रही है जो पाकिस्तान के लिए जा रही है। आकिब भाई आपको भी ये फील आ रही है कि चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में जा रही हैं, और ग्राउंड को देखते हुए, इस पिच को देखते हुए आपकी क्या राय है? डेफिनेटली क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में हम सोचते हैं कि जी वहाँ पे बहुत बाउंस होता है, पिचेस तेज होती हैं, तो देखिए कैसी आपकी लक है कि आपको सेमीफाइनल वहाँ मिला है। 2 ही ऑस्ट्रेलिया में ऐसी ग्राउंड्स हैं जहाँ पे चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, जितनी भी एशियन टीमें कंफर्टेबल होती हैं, एक एडलेड है और एक सिडनी। सिडनी में पाकिस्तान को हमेशा से कामयाबी मिली है, और अब ये जो हम सोच रहे हैं ना कि हम किस तरह से पहुंचे हैं, गिरते बढ़ते कैसे पहुंचे हैं, जब आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं ना तो फिर सब टीमें एक बराबर हो जाती हैं। और अगर आप देखें, आप स्ट्रेंथ देखें ना, क्योंकि एक पिच के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ बनती है। इस पिच के ऊपर स्ट्रेंथ क्या है कि पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं वो कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि उसका एवरेज स्कोर इज 180। इट मीन्स कि वहाँ पे आसान है बैटिंग करना, लो बाउंस है, इतना वो हाई बाउंस नहीं, पिच इतनी तेज नहीं होती। और दूसरी चीज़ के जो बॉलर्स के लिए, पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए इस पिच के अंदर बहुत कुछ है। यहाँ पे रिवर्स बॉल भी हो जाता है, आपके स्पिनर्स भी जो है इफेक्टिव हो जाते हैं, और पाकिस्तान हमेशा वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस देगा जहाँ बैटिंग पाकिस्तान अच्छी कर सके। तो इस सारे में मोइन भाई एक जो मसला है, जब वर्ल्ड कप में जा रहे थे तो उस वक्त तज्जिए ये होते थे कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, दोनों ओपनर, एक तो मिडिल ऑर्डर को ज़्यादा मौका भी नहीं मिल रहा है, और मिडिल ऑर्डर वैसे भी परफॉर्म नहीं कर रहा है और बहुत कमज़ोर है। मगर हमने देखा जो मैचेस जीते हैं वो मिडिल ऑर्डर की वजह से जीते हैं। इफ्तिखार ने भी परफॉर्म किया, टॉप ऑर्डर पर सवाल होना शुरू हो गए हैं। कुछ तब्दीली हो या ऐसे ही रहे जो जिस तरीके से मामला जा रहे हैं? हारिस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, आप मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक चेंज जो मुझे नज़र आती है बैटिंग ऑर्डर के अंदर, वो अभी भी मैं कहूँगा हो सकती है, बट अगेन इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ कैप्टन कि वो अपने आप को थोड़ा सा डिमोट करके बैटिंग ऑर्डर में लोअर डाउन दी ऑर्डर नंबर 4 पे लेके आते हैं कि नहीं आते। बिकॉज कि हारिस जो आपको अभी प्लेयर मिले हैं जिन्होंने लास्ट 2 मैचेस में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, वो इंटेंट नज़र आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो T20 फॉर्मेट पे खेला जाता है, यू नो। तो हारिस को आप ओपन करा सकते हैं, हारिस वहाँ बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है, बिकॉज के 6 ओवर के अंदर जो पावर प्ले होता है वहाँ उस सर्कल को यूज़ कर सकता है जो उसका नेचर ऑफ प्ले है, यू नो। तो वहाँ पे बाबर को चाहिए, अगर वो समझते हैं ये ऑप्शन है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि नहीं वो ही ओपन करेंगे तो आई डोंट माइंड, बिकॉज अगर वो कंफर्टेबल है और रन कर देते हैं एट दी एंड और रन नहीं करेंगे तो क्रिटिसिज्म होगा, बट एज अ पॉजिटिव जेस्चर मैं समझता हूँ। जिस तरह 92 में इमरान खान साहब ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, नंबर 3 पे आके उन्होंने गेंद को पुराना किया था, बड़ा मैच था वो, लेकिन यहाँ पे
इन कंडीशन के अंदर सिडनी में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आपको गेंद पुराना करना होगा। तो मेरा ख्याल है दोनों ऑप्शन है, जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो बाबर को चाहिए वही करे, चाहे वो अपना नंबर 4 पे ले जाए या वो हारिस को ओपन करा ले या हारिस को ही वो नंबर 3। बट यहाँ पे थोड़ा सा फर्म डिसीजन लेने पड़ेंगे जो अभी तक वो नहीं हुआ। स्टेबिलिटी टीम नजर आई है, टीम के अंदर जिस रन किए उसको उस नंबर पे दोबारा खिलाया नहीं गया। देखिए थोड़ा सा फुकदान नजर आया यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ अप्रोच में। ठीक है आकिब भाई, आप क्या कहिएगा? आप क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा है कि टीम में जो ओपनर्स हैं उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, बाबर आजम पर भी हो रहा है। जो सूरत हाल वर्ल्ड कप से पहले थी बिल्कुल उलट हो गई है कि टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर रहा है। क्या होना चाहिए? क्या कोई एक मतअमली बदलनी चाहिए या ऐसे ही जिस तरह चल रहा है उसको कंटिन्यू किया जाए? देखिए, हम शुरू में क्रिटिसिज्म हुआ कि आपका मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा, तो आपने उस मिडिल ऑर्डर को चेंज किया। शान मसूद ने आके आपके मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाया है और लेटली मोहम्मद हारिस ने आके आपको एक पॉजिटिव बैटिंग करके दी है। अगर आप लास्ट दोनों मैच आप जो जीते हो तो हारिस के मोमेंटम से जीते हो। इसकी मिसाल आपको ले लो कि फैसले लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अब न्यूजीलैंड टीम जिससे आपका मैच है, मार्टिन गप्टिल द मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन, वो बाहर बेंच पे बैठा हुआ है। खेल कौन रहा है? एलन फिन, जो मोहम्मद हारिस की तरह जो 6 ओवर्स का दायरा है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन देता है, ताकि ये जो मैच है इस ग्राउंड के ऊपर 140 वाला नहीं होना, ये 170-80 प्लस का मैच है। तो इसलिए बाबर को 1 डाउन तो लाजमी आना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद हारिस को मौका दे, वो जिस तरह से खेलता है, जो उसकी नेचर है। 2 फील्डर बाहर होते हैं, ऐसा बैट्समैन फर्स्ट 6 ओवर्स में आपको 60-70 रन करके दे सकता है। क्योंकि आपने अगर पहले बैटिंग करनी है, टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो सिडनी में, और 180 रन आपके दिमाग में होने चाहिए। और 180 इजीली तब बनेंगे जब मोहम्मद हारिस ओपन पे जाएगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, फिर बात होगी कि तहरीक इंसाफ ने अपनी ही लगाई गई एक और शख्सियत के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। पिछले 4 सालों में हुकूमत में आने से पहले भी और बाद में भी मुसलसल हिमायत करके और 2 दफ़ा चेयरमैन सेनेट बनाकर अब तहरीक इंसाफ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भी खिलाफ हो गई है और उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। सेनेट में पीटीआई और अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास के लामी के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी ने आदम सवाती के मामले पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए इस हवाले से कायम करदा स्पेशल कमेटी को भी मुस्तरद कर दिया है। यानी एक ऐसे चेयरमैन सेनेट जो बगैर किसी पार्टी से मुंसलिक हुए एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हो गए। पीटीआई ने ना सिर्फ हुकूमत में आने से पहले पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उनको सेनेट का चेयरमैन बनाने में उनकी हिमायत की, बल्कि हुकूमत में आने के बाद भी पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनका साथ दिया, उनकी हिमायत की, बल्कि बाद में नए सेनेट चेयरमैन की वोटिंग के दौरान भी उन्हीं को अपने उम्मीदवार के तौर पर दोबारा नामजद भी किया और मजीद 3 सालों के लिए चेयरमैन सेनेट बनवा दिया। और जब 2019 में अपोजिशन तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लेकर आई, तो उस वक्त सेनेट में पीटीआई की हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातें अकलियत जबकि अपोजिशन जमातें अक्सरियत में थी। लेकिन यहाँ भी अपोजिशन को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा जब वोटिंग वाले दिन सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा जफरुल हक ने तहरीक अदम-ए-एतमाद की करारदाद पेश करने के लिए इजाज़त ली, तो अपोजिशन के 64 अरकान ने करारदाद की हिमायत की और नजर आ रहा था कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के ओहदे से फारिग हो जाएंगे। मगर जब इस पर खुफिया रायशुमारी हुई तो अपोजिशन की करारदाद को सिर्फ 50 वोट मिले, जबकि मंजूर होने के लिए कम से कम 53 वोट दरकार थे। उस वक्त सादिक संजरानी के हक में 45 अरकान सेनेट ने वोट दिया। हालांकि उस वक्त हुकूमती अरकान की तादाद सिर्फ 36 थी। जब वोटिंग में इतने बड़े फ़र्क के हवाले से पीटीआई से सवाल किया गया तो उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग और बिकने के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इसे उन अरकान की ज़मीर की आवाज़ करार दी थी। PMLN के लोग, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वोट हमारे बढ़ेंगे, कम अगर होंगे। इसका मतलब आपने PMLN के बंदे तोड़ लिए हैं? नहीं, हमने नहीं तोड़े, लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया। आज पीपल्स पार्टी में हैं, PMLN में हैं, बाकी पार्टीज में हैं, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है। उनका ज़मीर जो है वो उसकी आवाज़ सुनते हुए पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, वो कुछ और होता है। अगर हॉर्स ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे, क्योंकि नाइंसाफ़ी अल्लाह को नापसंद है।
सिर्फ यही नहीं, इसके बाद गुज़िश्ता साल चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए पीटीआई ने बाकायदा तौर पर सादिक संजरानी को अपने उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया, जहां सादिक संजरानी को 48 वोट मिले और यूसुफ रज़ा गिलानी के हक में 49 वोट आए, लेकिन 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए, जिसकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गए। और यूँ एक बार फिर सादिक संजरानी मजीद 3 सालों के लिए चेयरमैन सेनेट बन गए और तहरीक इंसाफ बहुत खुश हुई। और आज इसी तहरीक इंसाफ ने इन्हीं सादिक संजरानी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। दूसरी तरफ तोशाखाना स्कैंडल इमरान खान का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इमरान खान को पहले ही तोशाखाना रेफरेंस में अपनी निशिस्त से नाअहली का सामना है। उन्हें इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया है और सेशन कोर्ट में केस चलाने का फैसला किया है। और अगर सेशन कोर्ट से इमरान खान को सज़ा होती है तो उन्हें तवील नाअहली और सज़ा का सामना हो सकता है अगर उन्हें हाई कोर्ट से इस हवाले से रिलीफ नहीं मिलता। मगर अब इस मामले से हटकर तोशाखाना स्कैंडल से मुतालिक मजीद हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। पहले तो इमरान खान पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने खुद को मिलने वाले तहाइफ इलेक्शन कमीशन से छुपाए हैं, मगर अब ये इंकिशाफ हुआ है कि इमरान खान ने अरब ममालिक के अपने 10 आखिरी दौरों में खुद को मिलने वाले कीमती तहाइफ मुबैना तौर पर तोशाखाना में जाहिर ना करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है। यानी इमरान खान ने अपने पहले दौरे में तो ये दिखाया कि उन्हें 10 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के 4 कीमती तोहफे मिले और उन्होंने 20% अदायगी के पुराने कानून के तहत 2 करोड़ से ज़ायद रकम अदा करके ये तहाइफ अपने पास रख लिए और फिर बेच दिए और उसके बाद कानून बदल दिया और 50% अदायगी का नया कानून बना दिया। मगर फिर इमरान खान ने अरब ममालिक के अपने अगले तमाम दौरों से कोई भी कीमती तोहफ़ा ज़ाहिर ही नहीं किया। यानी कीमती तहाइफ अपने पास रखने के लिए ज़्यादा कीमत अदा करने का कानून तो बना लिया, मगर उसके बाद कोई भी कीमती तोहफ़ा ज़ाहिर नहीं किया गया और सिर्फ कुछ सस्ती अशिया ही तोशाखाना के रिकॉर्ड में जमा कराई। इस हवाले से द न्यूज़ अखबार में सहाफ़ी कासिम अब्बासी की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकारी रिकॉर्ड को देखा जाए तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 2019 से 2021 तक 3 दोस्त अरब ममालिक के आखिरी 10 सरकारी दौरों में कोई कीमती तोहफ़ा ही नहीं मिला। हालांकि 2018 में इमरान खान ने इनमें से सिर्फ एक मुल्क के अपने पहले दौरे में करोड़ों रुपए के तहाइफ हासिल किए थे, मगर बाद में इमरान खान ने 3 अरब ममालिक के 10 मरतबा दौरे किए मगर कोई भी कीमती तोहफ़ा जाहिर नहीं किया। अहम बात यह है कि उन 10 में से 5 दौरों में इमरान खान ने इतनी कम मालियत के तहाइफ जाहिर किए जो उनके वफ्त में शामिल दीगर अफराद को मिलने वाले तहाइफ से भी सस्ते थे, जबकि बाकी 5 दौरों में ना तो इमरान खान ने कोई तोहफ़ा जाहिर किया और ना ही उनके वफ्त में शामिल किसी फर्द ने कुछ जाहिर किया। रिपोर्ट के मुताबिक द न्यूज़ को तोशाखाना से मिलने वाले सरकारी तफसीलात से 3 बड़े सवाल उठते हैं। क्या इमरान खान को इन दौरों में कोई कीमती तोहफ़ा मिला ही नहीं था, या फिर क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान को तोहफ़े तो मिले हों मगर उन्होंने तोशाखाना में जाहिर ना किए हों? क्या ऐसा हो सकता है कि वफ्त में शामिल दूसरे अराकीन को वज़ीर आज़म से ज़्यादा कीमती तोहफ़े मिले हों? कासिम अब्बासी की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इन 10 दौरों में से 4 दौरों में साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी भी इमरान खान के हमरा थी, मगर उन्होंने 4 में से सिर्फ 1 दौरे में खुद को मिलने वाले तहाइफ जाहिर किए। साबिक़ खातून अव्वल को मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक मज़ीद कोई मालूमात दस्तियाब ही नहीं है। तोशाखाना के सरकारी रिकॉर्ड से इंकिशाफ भी हुआ है कि इन दौरों में इमरान खान के वफ्त में शामिल फवाद चौधरी, शेख रशीद, फैसल जावेद, इमरान इस्माइल, शहजाद अकबर, शौकत तरीन, हमाद अजहर, मलिक अमीन असलम और मौलाना ताहिर अशरफी ने तोशाखाना में कोई भी तोहफ़ा जाहिर नहीं किया, जबकि असद उमर अरब ममालिक के 5 दौरों में इमरान खान के हमरा थे और उन्होंने एक घड़ी जाहिर की जो उन्हें इन्हीं में से एक मुल्क ने तोहफे में दी थी। साबिक वफाकी वज़ीर रज़ाक दाऊद भी 5 दौरों में इमरान खान के हमरा थे और उन्होंने 5 में से 2 सरकारी दौरों से खुद को मिलने वाले 2 तहाइफ जाहिर किए, जबकि जुल्फ़ी बुखारी 10 में से 4 दौरों में इमरान खान के वफ्त में शामिल थे और उन्होंने भी 2 दौरों के तहाइफ जाहिर किए। तोशाखाना के रिकॉर्ड से यह भी जाहिर होता है कि उन दौरों में इमरान खान के वफ्त के अराकीन को मिलने वाले तहाइफ उन तहाइफ से बहुत ज़्यादा कीमती थे जो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना में जाहिर किए थे। मिसाल के तौर पर फरवरी 2020 में एक दोस्त मुल्क के दौरे के बाद इमरान खान ने 3,25,000 मालियत की एक टेबल क्लॉक बतौर तोहफ़ा जाहिर की, मगर इमरान खान के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और मिलिट्री सेक्रेटरी ने इसी दौरे से एक घड़ी जाहिर की जिसकी मालियत इमरान खान को मिलने वाले तोहफे से 2 गुना ज़्यादा यानी 6,25,000 रुपये थी, जबकि शाह महमूद कुरैशी, जुल्फ़ी बुखारी और नदीम बाबर ने जो घड़ियाँ जाहिर की वो इमरान खान को मिलने वाले तोहफे से 2 गुना से भी ज़्यादा कीमती थी। शाह महमूद कुरैशी को इस दौरे में 7.5 लाख रुपए की घड़ी बतौर तोहफा मिली थी, जबकि नदीम बाबर और जुल्फ़ी बुखारी को मिलने वाली घड़ियों की कीमत 8,30,000 रुपए थी। खबर में मज़ीद लिखा है कि ज़राए का दावा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल किसी भी पाकिस्तानी वफ्द ने किसी दोस्त अरब मुल्क का दौरा किया हो और मेज़बान मुल्क ने कीमती तहाइफ ना दिए हों। पाकिस्तानी वफूद को कीमती तहाइफ से नवाजना अरब ममालिक की रवायत रही है और आम बात यह है
कि इन ममालिक से वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ का वफ्द के दीगर अराकीन को मिलने वाले तहाइफ से कोई मवाजना ही नहीं होता है। यानी वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा महंगे तोहफे मिलते हैं बामुकाबला दीगर लोगों के जो उनके साथ उस दौरे में शामिल होते हैं। मगर सरकारी दस्तावेज़ात से एक हैरानकुन पैटर्न सामने आता है। ये इंकिशाफ होता है कि इमरान खान ने अपने पहले दौरे में खुद को मिलने वाले कीमती तहाइफ के अलावा अपनी 44 महीने की हुकूमत में कोई दूसरा कीमती तोहफा जाहिर ही नहीं किया। खबर के मुताबिक द न्यूज़ ने इस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ लेने के लिए फवाद चौधरी और शहबाज गिल को तफसीली सवाल भेजे, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके अलावा असद उमर, फवाद चौधरी, शहबाज गिल और जुल्फ़िकार बुखारी से उनके अपने हवाले से सवाल किए गए, मगर उन्होंने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। द न्यूज़ अखबार में कासिम अब्बासी की रिपोर्ट सामने आए हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कासिम अब्बासी के मुताबिक अभी तक तहरीक इंसाफ ने कोई रद्द अमल नहीं दिया है। ये याद रहे कि तोशाखाना स्कैंडल अवाम के सामने लाने वाले सहाफ़ी राना अबरार ने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि तहकीकात के दौरान उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये मामला 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ, जब मैंने पहली RTI रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत। फिर मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील के लिए गया था, अपील की थी तो उसका फैसला मेरे हक में हुआ, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दी थी। सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को पेनल्टी होने वाली थी, सजा होने वाली थी, तो तब उस वक्त की गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट पिटीशन लेकर गई थी। इस दौरान मुझे धमकियां भी दी गई। जब शोकाज नोटिस जारी हुआ था, जब मामला हाई कोर्ट में गया तो मेरे घर में एजेंसियों के लोग आते रहे। मेरी वालदा को 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको थ्रेट किया गया, उनको धमकी दी गई, यहाँ तक कहा गया कि आपके घर में लाश आएगी, ये तक भी कहा गया। मुझे फॉलो किया जाता रहा। सवात गए थे, 3 दोस्त थे हम, तो वहाँ पर PTI के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमें जख्मी किया था। उसकी FIR तक दर्ज नहीं हुई थी। मेरी 2 जगह से PTI की गवर्नमेंट ने मेरी जॉब ख़त्म करवाई। फवाद चौधरी ने फ़ोन करके, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे ये, मेरी जॉब ख़त्म कराई, मुझे टर्मिनेट किया गया। उसके बाद मैंने एक TV चैनल को ज्वाइन किया था 2021 में। वहाँ पर मुझे तीसरा दिन था कि मुझे बुलाकर CEO ने कहा मेरी मजबूरी है, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा सर थैंक यू, आपने ये मुझे बुलाकर बताया और 1 महीने की सैलरी भी दे दी, आपकी मजबूरी है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद भी मैं जहाँ पर भी ज्वाइन करता हूँ PTI के लोग मुझे फॉलो कर रहे होते हैं। आज भी ये पावरफुल हैं और मुझे कहीं पर भी सहाफ़त में, किसी अखबार में या TV चैनल में काम नहीं करने देते, बल्कि मेरी जॉब ख़त्म करवा दी जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।